सेमेस्टर 7 क्वांटिटेटिव मेथड्स हेडिंग पुट कर लीजिएगा, पुट द हेडिंग सेमेस्टर 7 क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब एक एक करके आइए। यूनिट नंबर 1 में क्या है आपके? यूनिट नंबर 1 है आपकी मेथड्स ऑफ कॉजल इन्फ्रेंस। ये आप पहले पुट कर लो। यूनिट नंबर 1 मेथड्स ऑफ कॉजल इन्फ्रेंस एक बार पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिंपल एक बात लिखो, पैनल डेटा। पैनल डेटा आपकी एक पार्ट है और सेकंड पार्ट है बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब दो बेसिकली यूनिट है इसके अंदर आपके, पैनल डेटा और सेकंड वन इज बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर? यूनिट नंबर 3 आपकी एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। यूनिट नंबर 3 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज या सिंपली टाइम सीरीज। और फोर्थ वन बेसिकली डेटा कलेक्शन है, बस डेटा रिलेटेड आपकी। ठीक है, आप इसको कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, नेटवर्क डेटा, स्पेशल डेटा, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। क्लियर? तो ये यानी कि उसमें जो वेटेज है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 की ज़्यादा है आपकी। तो ऑब्वियसली यूनिट 1 और यूनिट 2 और टाइम सीरीज में बहुत सारा कंटेंट उन्होंने कट कर लिया है, ऑल्दो ये भी एक ठीक ठाक कंटेंट वाली चीज़ है, क्योंकि जनरली फोर्थ यूनिट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फोर्थ यूनिट इज जनरल इन्फॉर्मेशन। तो ये यानी कि आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से, और पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिग्रेशन विथ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल से। लिख ली, पुट द हेडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 2 एंड रिग्रेशन विथ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। पुट के आपने यानी कि आपकी रीडिंग है स्टॉक वॉटसन। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्टॉक वॉटसन में, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि भाई सारे इंफॉर्मेशन जो उन्होंने पुटअप किए हैं वो रादर इजी फॉर्मेट के, ठीक है। तो ये यानी कि लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका इजी तो रहता नहीं कभी भी, जो भी होगा वो थोड़ा डिटेल फॉर्मेट का होगा। तो ये यानी कि हम स्टॉक वॉटसन का ट्राई करेंगे क्वेश्चंस लेने का, ठीक है, और कंटेंट में रादर अलग अलग बुक का एक समरी आपको प्रेजेंट करूंगा। तो यानी कि स्टॉक वॉटसन को सिर्फ पढ़ाने में एक ही प्रॉब्लम है कि आप चीज़ें कर तो लोगे स्टॉक वॉटसन से, लेकिन यदि उसने कोई क्वेश्चन इधर उधर डिफरेंस हल्का सा भी ये कर दिया चेंज, तो फिर आपका स्टॉक वॉटसन आपके काम नहीं आएगा। गॉट इट? तो इसलिए हम स्टॉक वॉटसन के क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान दें और जो कंटेंट है वो अलग अलग चीज़ों से करें। क्लियर? और शायद उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। तो स्टार्ट हुई, क्वांटिटेटिव मेथड्स पुट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, अच्छा यूनिट नंबर 2 है ना आपका, यूनिट 2, और यहां लिखिए बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल या रिग्रेशन विद बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टार्ट करो, लिखो यहां पॉइंट नंबर 1 लिखो, हियर डिपेंडेंट वेरिएबल, हियर डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखो रिस्पॉन्स, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा, या कुछ लोग कहते हैं रिग्रेशन इज क्वालिटेटिव इन नेचर, लेकिन इज क्वालिटेटिव इन नेचर। मतलब आप सीधी बात याद रखो कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहां क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ रखा है डमी वेरिएबल्स, लेकिन पहले जो आपने पढ़ रखा था डमी वेरिएबल्स, दैट इज डमी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, अभी क्या है, डमी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये यानी कि रिस्पॉन्स या ये दो नेम से जानी जाती है, लेकिन नेचर क्या है, क्वालिटेटिव। लिखिए पॉइंट नंबर 2, लिखो इफ डिपेंडेंट वेरिएबल takes the value
देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 1 and 0, वन एंड जीरो, लिखिए देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी, या ये वर्ड देखो DICHO, डाइकोटोमस। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिखा आपने? डिपेंडेंट वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 1 and 0, देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी, ये क्या है? डाइकोटोमस, ठीक है, DICHOTOMOUS, लिखिए डाइकोटोमस वेरिएबल। एक रिमार्क पुट करो यहां, लिखो द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ लिमिटेड रेंज, द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ लिमिटेड रेंज, आपको मालूम है रेंज लिमिट हो गई है उसकी 0 and 1, लिखिए इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल, इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जब भी लिमिटेड रेंज की होगी तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आइए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट लिखो, इफ y इज कैपिटल Y इज क्वांटिटेटिव, इफ कैपिटल Y इज क्वांटिटेटिव, अंडरलाइन करो क्वांटिटेटिव को, लिखो देन PRF, लिखिए देन PRF is the expected value of y, then the PRF is the expected value of y, लिखिए then PRF is the expected value of y given the regressors, then PRF is the expected value of y given the regressors, regressors हम कहते हैं explanatory variables को, लिखिए that is objective is to estimate, लिखिए that is objective is to estimate the mean value, the objective is to estimate the mean value given the values of the regressors, given the values of regressors, मतलब आपको रिग्रेशंस की वैल्यू गिवन होगी, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालनी है। ये क्वांटिटेटिव के अंदर है, क्वालिटेटिव के अंदर नहीं। हमें पढ़ना क्या है? क्वालिटेटिव। लेकिन सेकंड वन, लेकिन इफ y इज क्वालिटेटिव, अभी क्या था? क्वांटिटेटिव, अब क्या है? क्वालिटेटिव। लेकिन इफ y इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव आपको मालूम है 0-1 वैल्यू लेता है। लेकिन इफ y इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को अंडरलाइन करो, लिखो देन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड, क्या लिखा आपने? y इज क्वालिटेटिव। आपको मालूम है 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो एक क्या लिखा आपने? y इज क्वालिटेटिव, लिखिए देन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड, लिखिए देन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लिखिए देन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, देन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड the probability of something happening, something happening का मतलब लिखिए that is owning a house, मतलब हाउस ओन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, voting for a particular candidate in an election, voting for a particular candidate in an election. Next, belonging to the union, next belonging to the union, etc.
मतलब आप यहां जो भी स्टडी करोगे क्वालिटेटिव के अंदर, रादर बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने जा रहे हो। लिखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 मतलब नेक्स्ट पॉइंट, सीधी सी बात। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ y इज, लिखिए इफ कैपिटल Y इज बाइनरी वेरिएबल, लिखिए इफ कैपिटल Y इज बाइनरी वेरिएबल taking the values 0 and 1, लिखिए then expected value, लिखिए then expected value, लिखिए is the probability, then expected value is the probability that y is equal to 1, लिखिए then expected value is the probability that y is equal to 1, लिखिए that is expectation of y, आपको मालूम है वैल्यू इनटू प्रॉब होती है, तो 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब 0 वैल्यू हुई और y इज इक्वल टू 0 उसकी प्रॉबिलिटी हुई। लिखिए प्लस 1 इंटू प्रॉबिलिटी y इज इक्वल टू 1, ये ऑब्वियसली प्रॉबिलिटी y इज इक्वल टू 1 होगी, जो ऑलरेडी आपके नॉलेज में मैंने आपको बता दिया कि y यदि बाइनरी वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रॉबिलिटी y इज इक्वल टू 1 होगी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कंडीशनल ऑन द रिग्रेशंस, since expected value is conditional on the regressors, लेकिन therefore probability is conditional, लेकिन therefore probability is conditional on x, x obviously आपके regressors है, लेकिन that is for binary variable, देखिए दैट इज फॉर बाइनरी वेरिएबल, देखिए प्रोबेबिलिटी y ऑब्लिक x1 x2 डॉट डॉट xk इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक x1 से लेकर xk तक। भाई उन्होंने कहा एक्सपेक्टेशन y, जस्ट मिनट, एक मिनट सही कर लीजिएगा सर, ये प्रोबेबिलिटी नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन, भाई आपने जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाली है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 है, इसको ठीक कर लीजिएगा। लेकिन दैट इज, भाई आपको मालूम है एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपकी प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 है, तो यही बात मैंने यहां दोबारा लिख दी। लेकिन दैट इज फॉर बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन दैट इज फॉर बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ PRF, द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ PRF is the probability y is equal to 1 given x, मतलब आपको ही मालूम है हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं y हैट को, तो जब y हैट प्रेडिक्ट करोगे तो आप इसको प्रेडिक्ट करोगे, मतलब y इज इक्वल टू 1 होने की क्या पॉसिबिलिटी है, रादर कुछ लोग इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, ठीक है, या कुछ लोग रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्लियर भाई, मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस, तो जब आप रिग्रेशन लाइन से इंफॉर्मेशन निकालोगे तो बेसिकली y हैट आती है, आपको भी मालूम है y हैट इसकी जगह रिप्रेजेंट होती है, तो बेसिकली वो यहाँ अब रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोटिंग फॉर अ कैंडिडेट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको मालूम है वोटिंग फॉर अ कैंडिडेट, या तो आप कैंडिडेट को वोट दोगे या नहीं दोगे, ठीक है, वोट देना y इज इक्वल टू 1 हो गई, वोट नहीं देना y इज इक्वल टू 0 हो गई। ओनिंग हाउस में क्या होगा, या तो हाउस ओन करते हो या नहीं करते, तो यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ बाइनरी कैसे है, ठीक है, रादर क्वालिटेटिव नेचर में क्यों है, क्योंकि रीज़न या तो आपके पास हाउस है या नहीं है,
ठीक है, आपने उस कैंडिडेट को वोट किया या नहीं किया, ठीक है, हाफ ऑफ तो चलिए अपनी जगह पे, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, हाफ ऑफ की प्रॉबिलिटी नहीं कह सकते, ठीक है, बाय डिपेंडिंग आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से ऊपर होगी तो ही आपके पास हाउस होगा। गॉट इट, ये हाफ ऑफ की पोजीशन नहीं है इसकी, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ या तो है या नहीं है, आप उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पर्टिकुलर यूनियन में हो या उस पर्टिकुलर पार्टी में हो या नहीं हो, ठीक है। तो 1-0 यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर, डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। भाई आपको मालूम है फैक्टर, किसी पार्टी को बिलोंग करने के लिए पहले आप उसकी आइडियोलॉजी से बिलीव करना चाहिए, फिर आपको वो जब जाओ तो वो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करे आपकी तरफ। भाई हमने पार्टी ऑफिस गए किसी चीज़ के लिए और पार्टी ऑफिस आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, क्लियर। तो ये ध्यान कि आप किसी यूनियन में बिलोंग करने के लिए सो मेनी फैक्टर्स, वो सारे आपके रिग्रेशर्स हैं रादर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अब रही बात, यदि आप उस पार्टी के हो तो y = 1 है, नहीं हो तो ऑब्वियसली 0। गॉट इट। अब आइए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉडल्स। देखिए इतने इंफॉर्मेशन तो आपकी जनरल हो गई, अब आइए टाइप्स ऑफ मॉडल्स। कई तरह के मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें एक मॉडल है एलपीएम, दूसरा है प्रॉबिट, थर्ड वन है लॉजिट, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे मॉडल्स हैं जो आपको स्टडी करने, लेकिन ये 3 फेमस मॉडल है। लेकिन उसमें से सबसे पहला मॉडल आता है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। लिखिए फर्स्ट वन, द लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। पहले इसी को डिटेल में हम देखें। लिखिए ब्रैकेट में एलपीएम, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, दैट इज एलपीएम। राइट डाउन स्टेटमेंट, द लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, द लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल the linear multiple regression model is called, is called linear probability model, is called linear probability model। लिखिए when y is binary variable, लिखिए when y is binary variable, लिखिए because probability y is equal to 1, because probability y is equal to 1 is a linear function, is a linear function of regressors, linear function of regressors। नेक्स्ट लाइन में लिखो सपोज वी हैव मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। देखिए सपोज वी हैव मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा k xki प्लस ui। देखिए वेयर y इज बाइनरी वेरिएबल, देखिए वेयर y इज बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए वेयर y इज बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखा आपने, अब एक एक करके रिमार्क पुट करो। लिखो रिमार्क नंबर 1, लिखो एज y इज बाइनरी, लिखिए एज y इज बाइनरी, लिखिए देयरफॉर एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक x1 x2 डॉट डॉट xk इज इक्वल टू probability y is equal to 1 ऑब्लिक x1 x2 डॉट डॉट xk। लिखो दैट इज फॉर LPM, लिखिए दैट इज फॉर LPM, LPM मीन्स लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। लिखिए प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1
ऑब्लिक x1 से लेकर xk तक। ये बेसिकली ये देखो जरा, आप जब इसमें एक्सपेक्टेशन लोगे, इधर देखो जरा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या आएगा, यहां से लेकर यहां तक टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ uy 0 आएगी। इज इट ट्रू? तो मुझे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y x1 से लेकर xk तक आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 x1 से लेकर xk तक क्या आएगी आपकी, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा के xki। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आई नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2। लिखिए द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 1, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 1 is the difference, लिखिए the regression coefficient beta 1 is the difference in probability, difference word को underline करो, difference in probability that y is equal to 1 is associated with unit difference देखिए यूनिट डिफरेंस इन x1 होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये बात मैंने बीटा 1 के लिए आपको बताई, सेम फॉर बीटा 2, सेम फॉर बीटा 3, सेम फॉर बीटा के। क्लियर यहां तक? ये ध्यान रखिएगा कि आपको x1 को 1 यूनिट से बढ़ाना है तो आपकी रिस्पांस प्रोबेबिलिटी, इसे रिस्पांस प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, मैं आपको डिक्टेट भी करा देता हूँ। इसे हम कहते हैं कि रिस्पांस करने का क्या पॉसिबल पोजीशन बढ़ी, मतलब आप जब x1 को 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या रिस्पांस प्रोबेबिलिटी जो भी आप इसे कहो, ठीक है, उसके बढ़ने के कितने चांसेस। देखो नेक्स्ट रिमार्क नंबर 3, देखो थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 x1 से लेकर xk तक, लिखो इज कॉल्ड रिस्पांस प्रोबेबिलिटी, या ब्रैकेट में लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। रिस्पांस प्रोबेबिलिटी ऑब्लिक में लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। राइट डाउन रिमार्क नंबर 4, the model is called LPM. The model is called LPM since response probability, देखिए since response probability is linear, देखिए is linear in parameters, is linear in parameters बीटा जे, लीनियर इन पैरामीटर्स क्या लिखा आपने, बीटा जे, ये यानी कि बीटा जे में सारे आ गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा, 5, राइट ऑन पॉइंट नंबर 5, बीटा जे मेजर्स, देखिए बीटा जे मेजर्स द प्रोबेबिलिटी, देखो बीटा जे मेजर्स द चेंज इन प्रोबेबिलिटी, सही कर लीजिएगा, चेंज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, चेंज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लिखिए व्हेन xj, लिखिए व्हेन xj changes, when xj changes holding other factors constant, holding other factors constant, लिखिए दैट इज कौन सा फैक्टर, ये तो पॉइंट था 5 था, लिखिए दैट इज, लिखिए डेल्टा, डेल्टा बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, लिखो y, लिखो y इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक x1 से लेकर xk तक इज इक्वल टू बीटा जे इंटू डेल्टा एक्स जे। भाई यदि आपने 1 यूनिट चेंज किया तो अच्छी बात है,
ठीक है, हाफ यूनिट भी चेंज कर सकते हो आप। तो बीटा जे के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी में चेंजेस आएगी। क्लियर यहां तक? अब आइए नेक्स्ट, देखो पॉइंट नंबर 6, मतलब रिमार्क नंबर 6, देखो SRF सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, देखो वाया हैट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली आपकी आ जाएगी बीटा नॉट प्लस बीटा वन हैट x1i से स्टार्ट होगी बीटा के हैट एक्स के आई तक। इस 6 का ए पार्ट लिखो, रेड ऑन। एक मिनट, यहां क्लियरली लिख लेना वेर वाई हैट, पहले ये लिखो वेर वाई हैट, लिखो वेर वाई हैट, लिखो रिप्रेजेंट्स द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, वेर वाई हैट रिप्रेजेंट्स द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है यहां तक? अब आइए ए पार्ट, रेड ऑन ए पार्ट, लिखो बीटा नॉट हैट, इसकी बात कर रहे हैं, बीटा नॉट हैट इज द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बीटा नॉट हैट रिप्रेजेंट्स, या सिंपली लिखो ना एरो देके, बीटा नॉट हैट रिप्रेजेंट्स या एरो देके लिखो, इज द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लिखो व्हेन ईच एक्स जे, लिखो व्हेन ईच एक्स जे इज सेट टू 0, when each xj is set to 0, और लिखो बी पार्ट, लिखो बीटा जे हैट मेजर्स द प्रेडिक्टेड चेंज, बीटा जे हैट represents the predicted change in probability of success, probability of success when xj, like when xj increases, when xj increases by 1 unit keeping other factors constant। ठीक है यहां तक? लेकिन नेक्स्ट रिमार्क नंबर कौन सा? 7। लेकिन सपोज, अब आ जाइए 2 वेरिएबल में, मल्टीपल में हम नहीं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि रीजन मल्टीपल में कई सारे फैक्टर्स, लंबा लिखने का तरीका काफ़ी लेंदी होगा, तो हम इसे 2 वेरिएबल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन सपोज वी हैव LPM इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन सपोज वी हैव LPM इन द फॉर्म ऑफ yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus ui। लिखो देन, आप इसको अलग अलग एनालाइज करते चलना। लिखो ए पार्ट, 7 का ए पार्ट, लिखो एक्सपेक्टेशन yi ऑब्लिक xi। आपको मालूम है एक्सपेक्टेशन किस में लगेगा? ऑब्वियसली ये तो कांस्टेंट आपकी, ठीक है, ये एज इट इज रहेगी, यूआई में लगेगा। लिखो दिस इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एक्सपेक्टेशन ui, ये आपकी हो जाएगी बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi, क्योंकि ये टर्म आपकी 0 हो गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब लिखो बी पार्ट, लिखो राइट ऑन बी पार्ट में, लिखो प्रोबेबिलिटी yi इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, लिखो इवेंट ऑकर्स
हमने नेम दिया इसे पी आई, ठीक है। नेक्स्ट हो प्रोबेबिलिटी वाई आई इज इक्वल टू 0, लिखो प्रोबेबिलिटी इवेंट डज नॉट अकर, मतलब इवेंट डज नॉट अकर का मतलब या तो आपके पास हाउस है या हाउस नहीं है, ठीक है। आप पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट हो, ठीक है, या नहीं हो, लिखो 1 माइनस पी आई। अब आपको मालूम है ये दो वैल्यूज ले रहा है, या तो 1 या 0, तो ये यानी कि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। लेकिन देन वाई आई फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन देन वाई आई फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन दैट इज टेबल बनाओ, लिखो वाई आई और एक तरफ लिखो प्रोबेबिलिटी। भाई 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी 1 माइनस पी आई है और 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज पी आई। अब एक एक करके इसके मीन की बात करें, वेरिएंस की बात करें, तो आपको ये कुछ चीजें क्लियर होगी। लेकिन सी पड लिखो मीन, ऑब्वियसली मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जिस फॉर्म की आई हो, लिखो एक्सपेक्टेशन वाई आई। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 0 इंटू दिस वन होगा, लिखो 0, डायरेक्ट लिख दूं, 2-3 बार आ चुकी है इंफॉर्मेशन, प्लस 1 इंटू पी आई होगी, वैल्यू इंटू प्रॉब, दैट इज पी आई, ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन हुई, लिखिए देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई हुई। यानी कि ये वाई आई की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो बेसिकली ये निकाल रहे हो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सब्जेक्ट टू कंडीशन हर जगह लगा हुआ है, तो ये आपकी निकली, और ये किसके इक्वल निकली, पी आई के इक्वल निकली। तो ये लिखो पी आई, ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी, लिखो रेडन प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू 1 है, या आप इसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, ये सारे सिंबल वही हैं, एक साथ मैंने सारे लिख दिए, इनमें से कोई भी सिंबल लिखा हुआ है वही मीनिंग है। क्लियर यहां तक, लिखो डी पड, लिखो एज पी आई लाइज बिटवीन 0 एंड 1, आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 में लाई करती है, लिखो देयरफॉर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक एक्स आई lies between 0 and 1, as pi lies between 0 and therefore conditional expectation आपकी क्या लाई करेगी, 0 1, क्योंकि सारे टर्म इक्वल है, ये यदि 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है तो ऑब्वियसली ये लाई करेगी, ठीक है यहां तक। अब आइए नेक्स्ट, लेकिन डी के बाद कौन सा पार्ट, ई पार्ट। अब हम यू आई के बारे तरफ जा रहे हैं, यू आई की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें ये चेक करना है कि भाई आपको मालूम है यू आई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, यहाँ यू आई नॉर्मल नहीं फॉलो करेगी आपके, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बर्नौली वंस अगेन, ठीक है। और साथ में हम ये स्टडी करेंगे कि उसकी वेरिएंस की क्या पोजीशन है। तो लिखो फिर से, वी हैव वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस यू आई, लिखो दिस इंप्लाइज यू आई इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स आई। अब लिखो इफ वाई आई फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो इफ वाई आई फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो देन यू आई ऑल्सो फॉलोज, then ui also follows Bernoulli distribution, then ui also follows Bernoulli distribution। देखो next line, the probability distribution, write down next line, the probability distribution of ui, the probability distribution of ui
उसके लिए आपको टेबल बनाना होगा। लिखो yi, दूसरे कॉलम में लिखो ui, तीसरे कॉलम में लिखो प्रोबेबिलिटी। आपको मालूम है yi यदि 1 वैल्यू लेगा तो यहाँ 1 रख देना, यहाँ देखो कंसंट्रेशन, यहाँ आपको 1 रख देना, ठीक है। तो यहाँ रखोगे 1 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi, और प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली pi ही होगी। नेक्स्ट yi यदि 0 वैल्यू लेगा तो ये आपकी हो जाएगी 0 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 माइनस पी हो जाएगी। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो इन दिस केस ui इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखो इन दिस केस ui इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाय जनरली रहने की ui नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लिखिए दैट इज ui follows Bernoulli distribution। देखिए नेक्स्ट लाइन, इफ वी अप्लाई OLS मेथड, देखिए इफ वी अप्लाई OLS मेथड इन LPM मॉडल, देखिए देन LPM मॉडल लिखो, देन ए पार्ट में लिखो द एस्टिमेटर्स स्टिल रिमेन अनबाइज्ड। आपको मालूम है ना गॉस मार्कोव का जो प्रॉपर्टी है उसमें ui नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एस्टिमेटर्स क्या कहा हमने, विल द एस्टिमेटर्स स्टिल बिकम अनबाइज्ड बाय, उसमें नॉर्मलिटी एजम्पशन गॉस मार्कोव थ्योरम को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको मालूम है यदि आपको एस्टिमेट करना है तो आपको सैंपल साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी वो सेंट्रल लिमिट के थ्योरम के थ्रू नॉर्मलिटी फॉलो करेगा। लिखो नेक्स्ट बी पार्ट, लिखो इफ वी इंक्रीज द सैंपल साइज, लिखिए इफ वी इंक्रीज द सैंपल साइज, लिखो देन OLS एस्टिमेटर्स। आपको मालूम है OLS एस्टिमेटर्स कौन है, ऑब्वियसली बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट। लिखो देन OLS एस्टिमेटर्स टेंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई प्रॉब्लम बीटा नॉट बीटा 1 में नहीं है, वो अनबाइज्ड हैं, अनबाइज्ड रहेंगे, ठीक है, क्लियर, क्योंकि उसको नॉर्मलिटी अजम्पशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मलिटी अजम्पशन आपको मालूम है बीटा नॉट और बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट, यदि आपको ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए तो यू हैव टू इंक्रीज द सैंपल साइज, जिससे कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू क्या हो जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आपको मालूम है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं लार्ज सैंपल साइज पे क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो गए आपके, चेक करो, 7 में ई पार्ट तक आए थे। लिखो एफ पार्ट, बात करें वेरिएंस की, लिखो वेरिएंस ऑफ ui। आपको मालूम है ui क्या फॉलो करता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस याद है, मीन तो होता है np, जिसमें n1 होता है, ध्यान रखिएगा भाई। पहले तो बाइनोमियल का याद करो, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है np, n इंटू पी, n इज सैंपल साइज, p इज प्रोबेबिलिटी। आपको मालूम है बर्नौली में नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 होती है, तो ये हो जाएगी 1 इंटू पी। बाइनोमियल में होती है np, बर्नौली में होती है 1 इंटू पी, क्योंकि n आपकी 1 है, सिंगल ट्रायल की बात हो रही है। वेरिएंस होती है npq, npq, जहाँ अगेन यहाँ n क्या 1, तो इसका मतलब क्या हो गया pq। pq मीन्स ये रहा p और ये रहा q। हाँ लिखो, डायरेक्ट लिख दूं,
PI 1 माइनस PI। आप इसे कह सकते हो, जितने लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख लो, yi इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी yi इज इक्वल टू 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गई बीटा नॉट प्लस yi इज इक्वल टू 1 क्या होगी मुझे बताओ, बीटा 1 xi, और yi इज इक्वल टू 0 क्या होगी, 1 माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi। आपके नॉलेज में है भाई, yi इज इक्वल टू 1 कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये टर्म आएगी, गॉट इट। और yi इज इक्वल टू 0 1 माइनस दिस 1 होगी, ठीक है। अब वैसे भी हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपकी हो गई। मुझे तो क्या ही x के ऊपर डिपेंड करता है, इधर कंसंट्रेशन हमने निकाला, वेरिएंस ऑफ ui डिपेंडिंग ऑन x, इज इट होमोसेस्टिक और हेट्रोसेस्टिक, क्योंकि लास्ट, ठीक है, आपको मालूम है x के ऊपर यदि डिपेंड कर रहा है तो x चेंज होगा तो वेरिएंस चेंज होगी। तो इज इट होमोसेस्टिक, होमोसेस्टिक तो तब होता है ना जब ये कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता, रादर x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन तो ये तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू बदलोगे तो आपकी वेरिएंस बदल जाएगी, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो दैट इज वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, लिखो दैट इज वेरिएंस ऑफ एरर टर्म in LPM model, that is variance of error term in LPM model, it is heteroscedastic, लिखिए is heteroscedastic, लिखिए since it depends on, लिखिए since it depends on the values of x, देखिए सिंस इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा वेरिएंस। तो मुझे बताओ हेट्रोसेस्टिक है तो हेट्रोसेसिटी रिमूव करनी पड़ेगी, गॉट इट। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, कौन सा पार्ट, f के बाद क्या हो गया, g पार्ट, लिखो g पार्ट, लिखो टू रिमूव हेट्रोसेसिटी, ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक वॉटसन के बैक में क्वेश्चन है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, कौन सा, ये वाला हेट्रोसेस्टिक वाला, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन यही दे रहा हूं। देखिए टू रिमूव हेट्रोसेसिटी, देखिए वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द मॉडल, देखिए बाय डिवाइडिंग इट by dividing it by, लिखो अंडरूट WI इज इक्वल टू अंडरूट PI 1 माइनस PI, इससे डिवाइड दो। तो मुझे बताओ कैसे डिवाइड दोगे, आपके पास एक्चुअल मॉडल क्या थी, लिखिए वी हैव yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ui थी, डिवाइड किससे देना है, अंडरूट WI से, लिखो अंडरूट WI इज इक्वल टू बीटा नॉट, हेट्रोसेसिटी में याद है कि डिवाइड देने के बाद ही वो रिमूव होता है, लिखो xi अंडरूट WI प्लस ui अंडरूट WI। अब रही बात ये रिमूव हुआ या नहीं हुआ, ये बात हमें चेक करनी पड़ेगी। आपको इसको थोड़ी देर के लिए नेम देना होगा, ui डिवाइड बाय अंडरूट WI है, ये ध्यान रखिएगा, हमने इसे नेम दिया vi, और चेक करो कि ये चेंज हुई या नहीं हुई। लिखो नोट नंबर 1, निकालो वेरिएंस ऑफ vi। आपको मालूम है वेरिएंस ऑफ vi क्या होती है, एक्सपेक्टेशन vi स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ui स्क्वायर, सॉरी जस्ट अ मिनट,
एक्सपेक्टेशन क्या आएगी यू आई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या डब्ल्यू आई आउटसाइड एक्सपेक्टेशन यू आई स्क्वायर। बेसिकली यू आई स्क्वायर निकाल तो रहे हो आप, लेकिन यू आई स्क्वायर के लिए आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा भी समझ सकते हो कि ये बेसिकली वेरिएंस ऑफ यू आई होगी। कैसे होगी वेरिएंस ऑफ यू आई? मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ यू आई क्या होती है? एक्सपेक्टेशन यू आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये वेरिएंस ऑफ यू आई, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेप ज़्यादा लिख दिया, ऑल्दो आप इसको इंडिकेट कर दो। फिर से रिपीट करूं, ये आपको समझ में आ गया? ये जो टर्म होती है वेरिएंस ऑफ यू आई होती है, क्योंकि वेरिएंस ऑफ यू आई होती है एक्सपेक्टेशन यू आई माइनस एक्सपेक्टेशन यू आई होल स्क्वायर, जहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई 0 होती है। तो वेरिएंस ऑफ यू आई का फॉर्मूला अभी आपने किया था, क्या था फॉर्मूला? जल्दी बताओ। पहले तो ये बताओ डब्ल्यू आई क्या है? डब्ल्यू आई है पी आई 1 माइनस पी आई, है ना आपका डब्ल्यू आई यही? ये देखो यहाँ मैंने लिख के दिया है डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पी आई 1 माइनस पी आई, और वेरिएंस ऑफ यू आई भी मैंने आपको लिख के दिया था पी आई इंटू 1 माइनस पी आई। पी आपकी कैंसिल आउट हो गई, दैट इज 1। बताओ अब बताओ कि ये होमोसेस्टिक है हेट्रोसेस्टिक है? ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, इसमें किसी भी तरह का एक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ही आपने डिवाइड दिया तो होमोसेस्टिक होगी। लेकिन देयरफॉर वी आई इज होमोसेस्टिक, वी आई इज होमोसेस्टिक। मुझे बताओ ये आपकी मॉडल नंबर 1 है और ये मॉडल नंबर 2 है। तो आपको भी मालूम है यदि आपको मॉडल नंबर 2 एस्टिमेट करना है तो आपका काम WLS का है, OLS का नहीं है, क्योंकि हेट्रोसेसिटी रिमूव करनी है। तो फॉर एस्टिमेटिंग मॉडल 2, ठीक है, वी हैव टू यूज WLS मेथड। वो लिखना चाहो तो आप लिख लो, लिखो नोट नंबर 2, लिखो फॉर एस्टिमेटिंग मॉडल 2 we have to apply WLS method, weighted least square method जिसको हम कहते हैं। use WLS method। आप कहोगे OLS क्यों नहीं? OLS आपकी मेथड 1 में यूज होगी, हाँ weighted least square। लेकिन OLS जब आप यूज करोगे तो आपकी UI उस केस में क्या है? हेट्रोसेस्टिक है। यदि हेट्रोसेसिटी रिमूव करना चाहते हो तो डिवाइड दो, और डिवाइड देने के बाद जो एस्टिमेट्स होगी वो WLS कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक। एक प्रॉब्लम और है, लिखो नोट नंबर 3, लिखो सिंस एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi इज इक्वल टू आप कह सकते हो पी आई, या इज इक्वल टू आप कह सकते हो वाई आई इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक एक्स आई। मुझे ये इंफॉर्मेशन नोन है अननोन है? ऑब्वियसली अननोन, क्योंकि पॉपुलेशन रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? लिखो इज अननोन, ये इंफॉर्मेशन आपकी अननोन है, लिखो इज अननोन। लेकिन देयरफॉर आपने इसी पे WI बेस कर रखा है, भाई WI इसी पे बेस कर रखा है, इसका मतलब WI अननोन होगी। लिखो देयरफॉर WIs आर अननोन। भाई इसी के ऊपर आपकी WI बेस्ड है, ऑब्वियसली वो अननोन होगी, तो ऑब्वियसली आप उसके एस्टिमेटर्स यूज करोगे। लिखो देयरफॉर वी हैव टू एस्टिमेट WI। कैसे एस्टिमेट करोगे उसके लिए लिखो स्टेप 1। ये स्टेप 1 किसके लिए? टू एस्टिमेट WI। लिखो रन OLS रिग्रेशन, लिखो रन OLS रिग्रेशन ऑन मॉडल 1।
ये रहा मॉडल 1 आपका, रन OLS रिग्रेशन ऑन मॉडल 1 डिस्पाइट हेट्रोसोसिटी प्रॉब्लम, डिस्पाइट हेट्रोसोसिटी प्रॉब्लम एंड ऑब्टेन वाई हैट, लिखो एंड ऑब्टेन वाई हैट। आपको मालूम है वाई हैट किसका एस्टिमेटर है? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई का। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई की जगह कौन आ गया है? प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बेसिकली वाई हैट किसका एस्टिमेटर है? प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू 1 का रिप्रेजेंटेटिव है। गॉट इट? फिर से मैं सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूं। एस्टिमेट वाई हैट आपने लिखा ना, वाई हैट किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई का। यहां एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई क्या है? रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू 1 रादर पी आई। गॉट इट? तो वाई हैट बेसिकली पी आई हो गई आपकी, और 1 माइनस वाई हैट तो दूसरी वाली होगी। तो लिखो क्या लिखा है? ऑब्टेन वाई हैट विच इज एन एस्टिमेटर, लिखो विच इज एन एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई। लिखा आपने सही ढंग से? क्या लिखा आपने? रन OLS रिग्रेशन ऑन मॉडल 1 डिस्पाइट हेट्रोसोसिटी प्रॉब्लम एंड ऑब्टेन वाई हैट। यहां तक लिख लिया आपने? लिखो विच इज एन एस्टिमेटर, वाई हैट एस्टिमेटर किसका है? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई का। विच एन एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई। और एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई देखो यहां भी लिखा हुआ है, वो बेसिकली पी आई है। क्या है? पी आई। और आपने डब्ल्यू आई में क्या लिख रखा है? डब्ल्यू आई में लिख रखा है अंडर रूट डब्ल्यू आई इज इक्वल टू 10 1। तो इसका डब्ल्यू आई क्या होगा? डब्ल्यू आई होगा वाई हैट और इंटू 1 माइनस वाई हैट। अंडर रूट कर लो दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं। लिखो देन वी ऑब्टेन, या देन वी हैव, जो भी लिखना चाहो आप लिख लो, डब्ल्यू आई हैट इज इक्वल टू वाई हैट। वाई हैट किसका एस्टिमेटर? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई का, रादर पी आई का रिप्रेजेंटेटिव, और 1 माइनस पी आई की जगह 1 माइनस वाई हैट। ठीक है? हाँ, अब आप डिवाइड दोगे किससे? अंडर रूट डब्ल्यू आई हैट से। तो एक्चुअल में डब्ल्यू आई लिख तो रखा है आपने, लेकिन क्वेश्चन करते समय इससे डिवाइड होगा। देखिए स्टेप 2, डिवाइड मॉडल 1। देखिए डिवाइड मॉडल 1 बाय अंडर रूट डब्ल्यू आई हैट एंड यूज OLS, सॉरी यूज WLS एंड यूज WLS। आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। इधर देखो जरा, मैं फिर से कह रहा हूं भाई, आपको ये समझ में आ गया कि डब्ल्यू आई से डिवाइड देने के बाद हेट्रोसोसिटी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करके भी दिखा दिया मैंने आपको। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पी आई और 1 माइनस पी आई है, ये आपके पास नहीं है, क्योंकि रीजन पी आई रिप्रेजेंटेटिव किसका है? पी आई बेसिकली ये है आपका, और ये इंफॉर्मेशन अननोन होती है कि कोई पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। इसका मतलब पी आई भी नहीं होगी, तो पी आई नहीं होगी तो 1 माइनस पी आई भी नहीं होगी। गॉट इट? तो आपको उसको एस्टिमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एस्टिमेट करने के लिए आप ये सपोज करके चलो कि भाई हमने इस पे OLS लगा दिया। आप कहोगे इसमें तो हेट्रोसोसिटी की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हेट्रोसोसिटी है तो ठीक है। और यहां से ऑब्टेन करो वाई हैट। क्या ऑब्टेन करो? वाई हैट। आपको अच्छी तरह से मालूम है वाई हैट रिप्रेजेंटेटिव किसकी होती है? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई की होती है। गॉट इट? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई की होती है। और एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई किसका रिप्रेजेंटेटिव है? पी आई का। तो इसका मतलब डब्ल्यू आई में कौन कौन सा टर्म आएगा? डब्ल्यू आई में टर्म आएगा एक तो वाई हैट और एक 1 माइनस वाई हैट, क्योंकि यहाँ पी आई होती है, यहाँ 1 माइनस पी आई होती है। ठीक है, क्लियर? ये आपकी पी आई है, पी आई को या एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई का रिप्रेजेंटेटिव को, और ये 1 माइनस पी आई। तो ये आपकी हो गई। डिवाइड तो उसी से देना है जो मैंने आपको पहले कहा। तो अंडर रूट इससे डिवाइड देंगे, मतलब अंडर रूट ऑफ दिस वन से डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइड देने के बाद हेट्रोसोसिटी की प्रॉब्लम हट जाएगी, और मेथड जो होगी वो WLS होगी इंस्टेड ऑफ
OLS। ये यानी कि मॉडल 2 की बात हो रही, स्टार्ट हुआ मॉडल 1 से, ठीक है, और यूज हम फाइनली मॉडल 2 करेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, डिवाइड तो मॉडल 1 से दे। हाँ, डिवाइड तो इसी से होगी, अंडर ऑफ WI हैट से, मतलब एक्चुअल में WI से डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड किससे होगी? अंडर WI हैट से डिवाइड होगी, ठीक है, सैंपल के अंदर। और पॉपुलेशन के अंदर तो आप ठीक हो कि वो WI से डिवाइड दोगे, तो ये डिवाइड होगी और तब जाके हेटेरोसाइसिटी की प्रॉब्लम रिमूव होगी। अब एक प्रॉब्लम और है, लिखो नोट नंबर 4। भाई 3 स्टेप आपने लिख लिया ना, 1 2 3, 3 के अंदर 2 स्टेप लिखवाए। नोट नंबर 1 यहाँ आओ फिर से, नोट नंबर 1 यहाँ देखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ठीक है, नोट नंबर 3 भी लिखवाया मैंने आपको, उसके अंदर 2 स्टेप लिखवाए, स्टेप 1 स्टेप 2। अब आइए नोट नंबर 4, प्रॉब्लम यह है कि YI हैट, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ YI है, ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। भाई आपको मालूम है प्रेडिक्टेड वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या नहीं होगी तो दूसरा -1 माइनस करोगे तो नेगेटिव हो सकती है, तो समटाइम्स मे बी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव तो आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं होती ना, ये बेसिकली PI का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस केस में यू हैव टू डिस्कार्ड दैट YI हैट, वो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप उस केस में वो हैंडल नहीं कर सकते। तो लिखो YI हैट मे बी नेगेटिव, या तो नेगेटिव होगा, या लिखिए और समटाइम्स ग्रेटर देन 1, और समटाइम्स ग्रेटर देन 1 फॉर सम ऑब्जर्वेशंस, ग्रेटर देन 1 फॉर सम ऑब्जर्वेशंस। लिखो therefore, लिखो therefore YI हैट into 1 minus YI हैट is negative sometimes, ब्रैकेट में लिख लेना sometimes। लेकिन in that case we have to discard, लेकिन in that case we have to discard that observation, we have to discard that, क्या लिखा आपने? We have to discard that observation। कितने पार्ट हो गए थे आपके? G पार्ट में इतनी सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई, ये रहा G पार्ट, देखो, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको G पार्ट में लिखवाई, जिसमें 3-4 नोट्स भी आए। अब लिखो नेक्स्ट H पार्ट, लिखो H पार्ट, लिखो कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन X, लिखो कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन X Y is capital Y is either 0 और 1। भाई आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन X, Y की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। X मतलब X1 X2 XK भी ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखो therefore all the values of Y, लिखो therefore all the values of Y will lie, therefore all the values of Y will lie along X axis। ये along X axis क्यों हो गई? क्योंकि Y 0 होगी, ब्रैकेट में लिखो Y is equal to 0, और along Y is equal to 1, या और along the line Y is equal to 1, और along the line Y is equal to 1। मेरी बात सुनिए लिए क्लियरली, मैं आपको इधर समझा देता हूँ एक लाइन में, बहुत सिंपल सी बात है, जितनी बातें मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। आपके पास हाउस, जैसे आपका नेम आया, ठीक है, कि नेम मिस्टर एक्स, हाउस नहीं है, आपकी वैल्यू 0 पे प्लॉट होगी, एक्स एक्सेस के 0 पे। नेक्स्ट आया मिस्टर वाई, उनके पास हाउस है तो 1 पे चली जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट आया मिस्टर जेड, वैल्यू यदि हाउस है तो 1 पे है वैल्यू। नेक्स्ट और भी कोई पर्सन है, हाउस नहीं है तो 0 पे आ गई।
नेक्स्ट कोई और पर्सन है वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो, जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे होगी, या वाई इज इक्वल टू 1 लाइन पे होगी। मतलब आप डेटा बोलते जाओ, या तो जीरो जाएगा या 1 जाएगा, ऐसे चलेगा डेटा। तो मुझे बताओ कि जीरो डेटा क्या लिया, या तो जीरो वैल्यू ले रहा है या 1 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इस केस में यदि आप आर स्क्वायर यूज करोगे, आर स्क्वायर क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ इट। आपको मालूम आर स्क्वायर कभी भी सही रिप्रेजेंटेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, देखिए देयरफॉर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी लो। देखिए देयरफॉर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी लो। अब आइए ड्रॉबैक। अब आपको सारी बातें मैंने समझा दी। कौन सा पार्ट है, एच के बाद जे पार्ट। लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ एलपीएम मॉडल। लिखो फर्स्ट वन, नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ यूआई। ये आप सीधा को यूआईज आर नॉट नॉर्मली डिस्टर्ब्ड, नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ यूआई, या दूसरे वे में कहो यूआईज आर नॉट नॉर्मली डिस्टर्ब्ड। यूआई, यूआई मीन्स एरर टर्म। लिखो सेकेंड वन, हेट्रोसोसिटी ऑफ यूआई। भाई यूआई इसका हेट्रोसोस्टिक है, आपको मालूम है मॉडल आपको डिवाइड देना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। ठीक है, ये ड्रॉबैक है। लिखो थर्ड वन, वाई आई हैट may lie outside 0-1 रेंज। भाई आपको मालूम है 0-1 रेंज से बाहर यदि चला गया तो उस केस में आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि पी आई 1 माइनस पी आई आप डब्ल्यू आई के लिए यूज़ करते हो। तो यदि वाई हैट नेगेटिव हुई तो प्रॉब्लम है, 1 से ज़्यादा वैल्यू ले रही है तो प्रॉब्लम। लिखो फोर्थ वन, लिखो जनरली लो आर स्क्वायर, जनरली लो आर स्क्वायर। और लिखो फिफ्थ वन, पी आई इंक्रीजेस लीनियरली विथ एक्स आई। मतलब एक्स आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो पी आई की वैल्यू बढ़ने के चांसेस है लीनियरली। ठीक है, क्लियर। तो आपको ही मालूम है ये ड्रॉबैक्स इसके अंदर आ गए। कितने ड्रॉबैक हुए, तो एक तो नॉर्मलिटी वाला कि यू आई नॉर्मलिस्टेड होता है, नहीं होता है इस केस में। हेट्रोसोसिटी वाली प्रॉब्लम है, वाई हैट की वैल्यू 0-1 रेंज से बाहर हो सकती है, लो आर स्क्वायर हो सकती है, और पी आई जनरली इंक्रीज होती है क्या, विद द इंक्रीज ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। अब आइए क्वेश्चन, एलपीएम मॉडल पे पहले क्वेश्चन कर लें। ठीक है, बाकी मॉडल नंबर 2, 3 के बाद में उसके बाद जाएंगे। क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं है, जो है वो मैंने आपको डिक्टेट करवा दिया। क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप समझ जाओगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो वाई हैट इज इक्वल टू -0.9457 प्लस 1.021 एक्स आई। स्टैंडर्ड लिख लो 0.1228, 0.0082। नेक्स्ट टी वैल्यू लिखो -7.6984, 12.515। आर स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो ज़्यादा मुझे लग रहा है, हो सकता है कहीं ये 0.08 नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जनरली लो होता है रहने के का, मेरे हिसाब से 0.08 रहा होगा। आप 0 कर लो उस पर। आगे लिखो x डिनोट द इनकम, तो y इज इक्वल टू 1
और 0. लिखो इफ फैमिली ओन a house. 0 obviously, otherwise. या does not. does not का मतलब ये ओन नहीं करती. अब लिखो राइट ए पार्ट इंटरप्रेट इंटरसेप्ट. आपको मालूम है इंटरसेप्ट आपकी क्या है? नेगेटिव. क्या है नेगेटिव? रेडून इंटरसेप्ट इज -0.57. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखो द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली हैविंग 0 इनकम will own a house. Will own a house. आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं. समटाइम्स मीनिंगफुल होगा, समटाइम्स मीनिंगफुल नहीं होगा. अब वैसे भी आपकी इनकम यदि 0 है तो ओनिंग अ हाउस एक ही कंडीशन में हो सकती है कि आपके बाप दादा आपको छोड़ के गए होंगे, ठीक है, नहीं तो आपकी चांसेस बिल्कुल नहीं. लेकिन नेक्स्ट बी पार्ट, लेकिन स्लोप. स्लोप को इंटरप्रेट करेंगे तो लिखिए वी हैव 1.021. इसको लिख लो आप 1.021 स्लोप आपकी है. लिखो इफ द इनकम चेंजेस बाय 1 यूनिट. लिखिए इफ द इनकम चेंजेस बाय 1 यूनिट. 1 यूनिट यहाँ $10,000 भी हो सकती है. भाई स्टॉक वॉटसन की बुक है, ऑब्वियसली अमेरिकन, ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है. लिखो देन ऑन एन एवरेज. लिखो देन ऑन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस. लिखो देन ऑन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस इंक्रीजेस बाय लिखिए इंक्रीजेस बाय ये 1.021. कैलकुलेटर है आपके पास? ये कहीं, ठीक है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 102. सही 10% आएगी ना, 10.21%. 100 से, क्योंकि ये तो बेसिकली क्या है आपके परसेंटेज में क्या आएगी? हाँ 10%. ठीक है, लिखो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस इंक्रीजेस बाय. ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस इंक्रीजेस बाय 1.021. देखिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली. देखिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, क्योंकि परसेंटेज में है. क्या लिखा आपने? इफ एन इनकम चेंजेस बाय 1 यूनिट देन द, पहले स्टेटमेंट क्लियर करो जरा. क्या लिखा आपने? इफ इनकम चेंजेस बाय 1 यूनिट देन एंड ऑन एन एवरेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस increases by 1.021%. प्रोबेबिलिटी अंडरलाइन करो और एवरेज को अंडरलाइन करो, प्रोबेबिलिटी को अंडरलाइन करो. लिखो इंक्रीजेस बाय, क्या लिखा आपने? मेरे हिसाब से 0.01. नहीं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा आपने. विदाउट प्रोबेबिलिटी तो नहीं लिखी जाएगी ना आपकी. हाँ, लिखो इफ द इनकम चेंजेस बाय 1 यूनिट देन ऑन एवरेज द प्रोबेबिलिटी, सही करो स्टेटमेंट को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ हाउस इंक्रीजेस बाय, मेरे हिसाब से ये गड़बड़ है, ये वैल्यू आप सही करो 0 होगी. 0.1 इसको सही करो, मैं सही कर देता हूँ आपकी. ये 0 और यहाँ 1021, ये ठीक कर लेना. अब सही हो गया.
प्रॉबिलिटी ऑफ ओनिंग हाउस इंक्रीजेज बाय, क्या लिखा आपने, 0.1021। ठीक है आपने। अब मुझे तो परसेंटेज के टर्म्स में क्या होगी, आप मल्टीप्लाई करो 100 से, आप 1% कैसे होगी मुझे बताओ। 0.1021 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.21 आएगा, तो ऑब्वियसली 10% अप्रॉक्स हुई ना। अब इसको ठीक कर लो आप, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आई लिखो फाइंड, नहीं सी पार्ट पहले करो, लिखो फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी, लिखो फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 मीन्स 12 यूनिट, और एक यूनिट मैंने आपसे क्या कहा, $10,000 भी हो सकता है। लिखो नेक्स्ट लाइन सी पार्ट में, लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 12 वी हैव y hat is equal to minus 0.9457 plus 0.1021, ये है ना, xi की जगह 12। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, देखो कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। 1.1306। हाँ, उसमें सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा आपको। ये कितने आ गए, 1.13063। हाँ जो भी है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि डेटा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, इंटरप्रिटेशन का यही तरीका है, ठीक है। मान लो इनकेस कहीं डेटा में कोई मिसिंग हो तो आप चेक कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ इंटरप्रेट करने का ये तरीका है, ऑन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज बाय, क्लियर, ये है लैंग्वेज, बी क्लियर अबाउट दिस वन, ऑन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, जैसा भी सिचुएशन आपको लग रही है। देखो राइट ऑन, एक जनरल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x2i प्लस, मेरे हिसाब से x1i लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस बीटा 2 x2i, ठीक है, प्लस डॉट डॉट बीटा के xki प्लस ui। ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिख दिया। अब लिखो इंटरप्रेट, लिखो इंटरप्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन, इंटरप्रेट बीटा 3, किसी एक को हमने पिक कर लिया, यानी कि मैंने डेलिबरेटली ऐसा लिया है जिससे कि इंटरप्रिटेशन कैसे लिखनी है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। लिखो इंटरप्रेट, क्या लिखा आपने, बीटा 3, लिखो इसमें इंटरप्रिटेशन एफ x3, लिखो इंटरप्रिटेशन एफ x3 इज इंक्रीज बाय, if x3 is increased by 1 unit, लिखे then on an average, क्या लिखेंगे आगे, probability of y will be increased by, लिखिए probability on an average, probability of y is increased by, लिखिए बीटा 3 increased by बीटा 3, लिखो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सेम फॉर रिमेनिंग बीटा 4, बीटा 5 एंड सो ऑन। मुझे तो बीटा नॉट कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जितने भी एक्सप्लेनेटरी रूल्स हैं सारे 0, देन एंड ऑन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज बीटा नॉट, यानी कि यहां वर्ड प्रोबेबिलिटी बार बार आएगी, ठीक है, क्लियर। अब आइए जो आपके स्टॉक वॉटसन में क्वेश्चन है
और जिसको उन्होंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। हर जगह वो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बार बार आएगी। तो ये क्वेश्चन स्टॉक वॉटसन का है और मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये वो कई जगह यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ui। लिखो यार y इज इक्वल टू 1 और 0। लिखो f मॉर्टगेज एप्लीकेशन इज डिनाइड। ध्यान रखना, डिनाई की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉर्टगेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मॉर्टगेज मतलब हाउस के लिए देते हो आप, और उसमें आप डिनाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वही उनका है 1। ठीक है, लिखो 0 इफ एक्सेप्टेड। यदि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो वो 0 है, क्योंकि एक्सेप्ट इन जनरल होती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन जनरल डिनाई होती है। और लिखो x क्या है? लिखो x डिनोट द रेशियो ऑफ मंथली। लिखो x डिनोट द रेशियो ऑफ मंथली लोन पेमेंट। x डिनोट द रेशियो ऑफ मंथली लोन पेमेंट टू हिज मंथली इनकम, टू हिज मंथली इनकम। अब मुझे बताओ, मैं आपसे जो पूछूंगा, जनरली ये जो सिंबल है इसके लिए हो P फॉर पेमेंट, I फॉर इनकम। पेमेंट फॉर व्हाट? पेमेंट फॉर, पेमेंट किसका दोगे आप? ऑब्वियसली मॉर्टगेज अपना दे दिया, कोई ये हो गई तो पेमेंट टू इनकम वो देखेंगे कि भाई आपकी सैलरी सपोज 50,000 है और आप पेमेंट कर रहे हो 40,000 का, तो आप 10,000 में तो रह नहीं सकते। इसका मतलब यदि ये रेशियो ज़्यादा हुई तो लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी। बी क्लियर अबाउट दिस वन, P ऑब्लिक I। भाई एक तरफ आपको ही मालूम है कि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो और अदर हाउस लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी इनकम क्या है। क्लियर हो? बैंक स्टेटमेंट से पता चलती है। ठीक है, और कितना लोन आप मांग रहे हो। वो रेशियो जब भी बढ़ी रहेगी, मान ली इनकम आपकी है 1 लाख, 70,000 आप किसके लिए दोगे? 80,000 आप किसके लिए दोगे? ठीक है, हाउस के लिए दोगे। आपने इतना बड़ा क्लेम किया है, तो उनको ही पता है कि 20,000 में नहीं रह सकता, तो उस केस में एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगी। गॉट इट? और ध्यान रखिए, बाहर के कंट्रीज में सारी चीज़ें वाइट के टर्म्स में चलती है। वहाँ ये नहीं कि कहीं और से भी पैसा आ रहा है, जो है वो क्लियर कट टर्म्स में है आपके पास। ठीक है, इधर से आएगा उधर से जाएगा। ठीक है, तो 20,000 में आपको मालूम वो नहीं होगा, तो रेशियो सर्टेन रखते हैं कि इतने रेशियो से ज़्यादा मांग रहा है किसी हाउस के लिए, जो कि समटाइम्स उसके लिए जो पेमेंट होगी, तो आपकी एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब लिखिए बेस्ड ऑन, नेक्स्ट लाइन लिखिए, बेस्ड ऑन 2380 ऑब्जर्वेशन, based on 2380 observation, the following regression is obtained. Write on deny, उसके ऊपर हैट लगाओ, इज इक्वल टू -0.080 प्लस 0.604 P/I रेशियो। स्टैंडर्ड लिखिए 0.032 और ये 0.098। ठीक है,
भाई ये आपको मालूम है पेमेंट टू इनकम रेशियो है, लोन पेमेंट डिवाइड बाय इनकम, P/I। और ये स्टैंडर्ड, बाकी चीज़ें मैंने नहीं लिखी, आपकी टी वैल्यू बहुत सारी चीज़ें होगी, हमारे लिए वो काम की नहीं है, हमारे लिए जो काम की है उसकी बात करें। लिखो इंटरप्रेट स्लोप कोएफिशिएंट। लिखो राइट ऑन सॉल्यूशन। लिखो इफ डेट लिखो या लोन लिखो, डेट पेमेंट एज अ फ्रैक्शन, if debt payment as a fraction of income increases by, लिखिए increases by 1 unit, लिखिए then on an average, लिखिए then on an average probability वर्ड को इंट्रोड्यूस करना है, of their application denied, increases by 0.604, increases by क्या लिखा आपने 0.0604, ठीक है, दैट इज 60%, लिखिए दैट इज 60%। आपको भी ध्यान रखिए रेशियो जनरली 1 यूनिट से नहीं बढ़ता, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर रेशियो जनरली 1 यूनिट से बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्लियर। जनरली जो बढ़ेगा वो 0.1 से बढ़ेगा या 0.2 से बढ़ेगा। बाय पेमेंट टू इनकम रेशियो है ना, लोन पेमेंट डिवाइड बाय इनकम। आपको भी मालूम है आपकी इनकम पेमेंट की क्या हो सकती है, इन जनरल ट्वाइस थ्राइस होने के चांसेस कम है, ठीक है, हाँ हाफ होगी। तो आप इसको थोड़ा और बेटर ढंग से लिख लो, लिखो एफ, उसी में रिमार्क में लिख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने 1 यूनिट लिखवा दिया आपको, लेकिन जनरली जो बढ़ेगी वो रेशियो बढ़ेगी। लिखो एफ P/I, P/I का मतलब पेमेंट इनकम रेशियो। लिखो इंक्रीजेज बाय 0.1 यूनिट, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है लैंग्वेज है, इंक्रीजेज बाय 0.1 यूनिट। देखो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेनियल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाई लिखो सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाई इंक्रीजेज बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 0.1 से, 0.604 इंटू 0.1, गॉट इट। ऑब्वियसली 6% के आसपास होगी, देखो अप्रॉक्सीमेटली 6%। लिखो बी पार्ट, लिखो फाइंड। एक बार ध्यान रखना, एक बार मॉडल आप समझ गए तो क्वेश्चन स्टॉक वॉटसन का लॉलीपॉप क्वेश्चन था लॉलीपॉप, ठीक है। हाँ डेरिवेशन जो बात थी हेट्रोसास्टिक वाला होमोसास्टिक वाला, वो मैंने आपको जो डिक्टेट कराया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन वाइज दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एरिया, मतलब आपको सरदर्दी नहीं करेगा क्वेश्चन। एग्जाम में क्या है? ऑब्वियसली वो डेरिवेशन आ सकती है आपकी, और छोटे मोटे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखो फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी, लिखो फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी, लिखो व्हेन P/I रेशियो इज 0.3, मतलब पेमेंट टू इनकम रेशियो 0.3 है, कुछ नहीं करना है, यहां रख दो। लिखो डिनाई रेडन हैट लगा दो, -0.080 0.604 इंटू 0.3। जो कैलकुलेशन होगी वो बुक से मैं लिख देता हूँ आपको 101 है, आप इसको चेक कर लीजिएगा कितनी हो गई अप्रॉक्सीमेटली 10.1%। लिख लो, लिखो अप्रॉक्सीमेटली 10.1%। ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10.1% होगी डिनाई होने की, क्लियर है यहां तक। अब आओ नोट, एक नोट डालो, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत
हर एक मॉडल के अंदर है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। आगे लिखो इन ऑर्डर टू चेक, लिखो नोट, लिखो नोट में इन ऑर्डर टू चेक द मार्जिनल इफेक्ट ऑफ पी ऑब्लिक आई रेशियो। मार्जिनल ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये मार्जिनल होती है क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल। इन ऑर्डर टू चेक मार्जिनल इफेक्ट ऑफ पी ऑब्लिक आई रेशियो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉर्गेज, on probability of mortgage, Daniel, depend on the race, depend on the race, race को अंडरलाइन करो। The following regression is considered, the following regression is considered। आपको मालूम है कि भाई पेमेंट टू इनकम रेशियो तो ऑब्वियसली मॉर्गेज एप्लीकेशन को डिनाई करती ही करती है, लेकिन जिस कंट्री की इन्होंने कंडीशन ली है वो ऑब्वियसली यूएस रही होगी, यूएस होगी या यूके होगी या जो भी कंट्री होगी, वहाँ रेस भी बहुत फैक्टर मैटर करता है। गॉट इट? यदि एक एप्लीकेशन वाइट की तरफ से आ रही है और एक एप्लीकेशन ब्लैक की तरफ से आ रही है, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन जो आ रही है उसमें कहीं रेस का भी फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब ये बात वो चेक करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई रेस के कारण डिनाई ज़्यादा हो रही है और वाइट को इन कंपेरिजन ज़्यादा मिल जा रहा है। रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रेस मतलब ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट। हाँ ठीक है, आपको मालूम है कि जितने भी डमी वेरिएबल्स होते हैं वो स्टडी इसलिए किए जाते हैं डिस्पैरिटी को चेक करने के लिए। डिस्पैरिटी इन द बेसिस ऑफ, ऑब्वियसली इंडिया है तो कास्ट, हाँ इनइक्वालिटीज नहीं, डिस्पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक तो इनकम इनइक्वालिटीज हुई, वो तो एक अलग चीज़ हुई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लियर, बाहर के कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, रिलीजन, क्लियर, ये बेसिकली डमी वेरिएबल का मेन फैक्टर होता है जिसको कि हम चेक करते हैं। भाई एक तो समझ में आ गई कि पेमेंट टू इनकम रेशियो, ठीक है, आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा होने पर डिनाई होगी, कम होने पर नहीं डिनाई होगी। मान लिया आपके पास $1 लाख है और आप पे करोगे हाउस के लिए $10,000, तो ये तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ रेशियो 0.1 है। अब मान लो आप पे करोगे $60,000, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्लियर, तो उस केस में डिनाई हो सकती है। अब रही बात, समटाइम्स वही रेशियो, जो रेशियो एक वाइट रख रहा है वही रेशियो ब्लैक भी रख रहा है, लेकिन समटाइम्स ब्लैक को डिनाई कर दी जाती है, क्लियर, क्योंकि रीज़न उसके कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं। ये नहीं देखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस ही फैक्टर होता है, कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं कि जब आप लेने रिकवरी के लिए जाओगे, ठीक है, आपको भी पता है कि बहुत सारी जगह रिकवरी जब एजेंट जाते हैं गाँव में तो उसको मार पीट के भगा देते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड भी करता है कई सारे फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस फैक्टर है, कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अपेरेंटली तो यहाँ हम सारी चीज़ों को चेक नहीं कर सकते, तो समटाइम्स हम रेस के ऊपर जा रहे हैं। तो लिखिए क्या लिखा हमने, डिपेंड ऑन रेस, तो रेस को अंडरलाइन किए। द फॉलोइंग रिग्रेशन, द फॉलोइंग रिग्रेशन इज कंसिडर्ड, द फॉलोइंग रिग्रेशन इज कंसिडर्ड, मतलब ऑब्जर्वेशन सब कुछ वही है, रेस को उन्होंने एक फैक्टर इंक्लूड कर लिया। लिखो डिनाई, उसके हैट लगा देना, लिखो -0.091 प्लस 0.559 पी ऑब्लिक आई रेशियो, नेक्स्ट 0.177, लिखो यहाँ ब्लैक, ब्लैक मतलब रेस, स्टैंडर्ड लिख दो, स्टैंडर्ड है इसकी 0.029, यहाँ स्टैंडर्ड है 0.089, यहाँ स्टैंडर्ड है 0.025। अब आपको कहा जा रहा है कि ये ऑप्शन इंटरप्रेट करो, हाँ लिखो इंटरप्रेट, सी पार्ट कर देना क्वेश्चन का, लिखो इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑन ब्लैक, लिखो दैट इज
0.177। ठीक है यहां तक। अब राइट ऑन इंटरप्रिटेशन लिखो द प्रोबेबिलिटी, राइट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मॉर्टगेज एप्लीकेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मॉर्टगेज एप्लीकेशन डिनाइड, देखिए 17.7%। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 17.7%। लिखिए हायर इन ब्लैक, हायर इन ब्लैक इन कंपेरिजन टू वाइट, इन कंपेरिजन टू वाइट, कीपिंग पेमेंट टू इनकम रेशियो, कीपिंग पेमेंट टू इनकम रेशियो कांस्टेंट। क्लियर, इंटरप्रेट हो गया। एक बार चेक कर लो क्या ये कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, तो हम यदि इनको डिवाइड दें तो आपकी टी की वैल्यू 6 ऑनवर्ड आएगी। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि टी वैल्यू यदि 3 ऑनवर्ड जाती है तो 100% रिजेक्ट होती है। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। 7 ऑनवर्ड जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, इज इट सिग्निफिकेंट? तो लिखो नोट में या रिमार्क में लिखो द कोएफिशिएंट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। देखिए द कोएफिशिएंट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ब्रैकेट में लिख लो बाई टी टेस्ट। बाई टी टेस्ट टी क्या करती है? इन दोनों को डिवाइड देती है, डिवाइड देने के बाद वैल्यू चेक करती है क्या वो 3 ऑनवर्ड है, तो 3 ऑनवर्ड है तो 100% सिग्निफिकेंट। क्लियर, इसका मतलब जो बातें हमने कही है कि वो सही है। ठीक है, तो ये यानी कि ये सिग्निफिकेंट इंडिकेट करती है। हाँ, गॉट इट। ये मॉडल आपकी हो गई। जितने इंफॉर्मेशन थे सारे मैंने आपको डिक्टेट करवा दिए इस मॉडल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली प्रोबेट एंड लॉजिक मॉडल। आज के लिए यहीं तक।